शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बारी मन्नत और दुआओं के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज़ वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलिका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलिका उसे देख देख कर मुस्कुराती थी। मलिका ने उससे कहा भी कि शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर न पड़े। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी रंग शहाबी और बाल सुनहरे थे। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जल तरंग बाजने लगे हों। उसकी हंसी की आवाज कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़ी नाज़ो नेमत से हो रही थी। उसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से उसके लिबास बनाते थे। उसके जूते निहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल के बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। उस जमाने में पैम्पर्स का रिवाज नहीं था, वरना मलिका बेशुमार कीमत के पैम्पर्स भी मंगवाकर रखती। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीज़ें रखी गई थी, जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी। रात को बिस्तर पर मलिका इस कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मलिका पर रखकर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने उसे किसी हद तक बिगाड़ दिया और वो काफी बदतमीज हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद न होती तो उसे फेंक देती। मलिका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद न आती तो दांत पीसकर उसके चिटकी भर लेती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलिका का कहना ही नहीं मानती थी, बादशाह भी उससे कुछ कहता तो वो उसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब उसके बचपन की बातें थीं। बादशाह और मलिका इन बातों को इसलिए नज़रअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी और शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन थमका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया। इस तकरीब में वजीर, मुशिर और उमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वो महफिल से उठकर चला गया। खुद मलिका भी सन्नाटे में रह गई थी। उसने शहजादी को सरजनिश की तो शहजादी उससे बदज़बानी करने लगी। उसने माइस पर रखे हुए मशरूबों के पियाले जमीन पर फेंक दिए और रोटी हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज उसके इस सुलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह कितना अच्छा और रियाया परवार है, मगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चूरचूरी, बाद दिमाग और बाद अखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानून में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वो बहुत गमज़ादा था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके और मलिका के लाड़ प्यार ने शहजादी को 2 कौड़ी का कर दिया है। गलती उन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलिका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाक़ये के बाद बादशाह और मलिका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज उसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहां पनाह, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने की कोई तदबीर करनी होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा,
मुनफट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है? शहजादी सुल्ताना के साथ कोई जवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने कहा, जहां पना, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो यह है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू उन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भरी कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर उसके करीब आई और मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज न हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और कुछ दुरुस्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा करें। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने उसे सहमा दिया था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने इस बात की शिकायत मलिका से की। मलिका तो खुद उसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना मान को तो कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलिका से कहा, मलिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलिका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बाद मिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मलिका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और उसकी आंखें नुम हो गईं। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकियात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। उसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी सुल्ताना को यह इत्तला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहां नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को उसके शौहर के साथ एक बगी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सदाकी से हुई थी। न धूल तशे बजे न आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था कि उसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही उसने नजर भरकर अपने दुल्हा को देखा। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलिका से लिपटकर रोई भी नहीं। इसकी वजह ये नहीं थी कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकअप खराब हो जाएगा। उसका तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलिका से सख्त नाराज थी। बगी में बैठी तो उसने कुन आंखों से अपने शौहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हसीनो जमील जवान था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बगी रुक गई। उनकी मंजिल आ गई थी। वो उस जवान का घर था। वो जवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही, तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहां कनीजें नहीं है कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूं। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आ गया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। उसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देखकर लकड़हारा नर्म पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती है। गलत न समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूं
کہ میری شادی ایک لکڑہرے سے کر دی گئی ہے۔ ابا حضور سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ شہزادی سلطانہ نے باغی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ لکڑہرا ہنسنے لگا۔ تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوتی؟ تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ شہزادی نے چیخ کر کہا۔ میں تو منہ پر ہی کہہ رہا ہوں، لوگ تو تمہیں پیٹھ پیچھے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں۔ میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کی حامی نہ بھرتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے ڈال دی ہے، اب زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہرے کی یہ توہین آمیز باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہرا اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے بولا، یہ بات تو ہمارے ملک کے بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محلے میں دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے دوسری عورت کو یہ کہہ کر بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری بچی شہزادی کی طرح بدتمیز ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ لکڑہرے کی باتیں سن کر اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، مگر اس نے ہمیشہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اپنی یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہرے نے کہا، صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں۔ مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنی پڑیں گی تاکہ اتنے پیسے ملیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات ٹھیک طرح سے چلیں۔ ویسے بھی تم بادشاہ کی بیٹی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ پھلا ہوگا۔ اور دیکھو، ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا۔ محلے والے انہیں خریدنے آئے تو انہیں فروخت کر دیا کرنا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کے بولنے کی آواز اور دوسری شہزادی کی سسکیوں کی۔ شہزادی کو اپنی امی اور ابا شدید یاد آ رہے تھے۔ اگلے روز لکڑہارے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈے اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے ننبائی کی دکان سے منگوائی تھیں۔ مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی کا شرم سے منہ سرخ ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا لکڑہارا شوہر کیا سوچے گا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مرغیاں اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا، مگر وہ شہزادی کے پاس سے بھاگ کر باہر نہیں گئی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، لکڑہرے نے کہا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت اور کرتگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہرے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہرے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ انہیں میں نے جنگل میں سے تمہارے لیے توڑا تھا۔ اس نے خوش ہو کر انہیں لے لیا اور مزے سے کھانے لگی۔ یہ تو بڑے مزے کے ہے۔ اس کی آواز سن کر لکڑہرے کو بہت اچھا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں آس پاس جل ترنگ بج اٹھے ہو۔ کل تو شہزادی کی آواز ایسی تھی کہ اسے سن کر لکڑہرے کا دل چاہتا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے۔ اس کو میں انعام میں 2 سکے دیتی ہوں، وہ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہرے نے کہا، شہزادی، مجھے خوشی ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ وہ بولی، آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے امی حضور اور ابا حضور کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے ان سے ملانے لے جائیں گی؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا، کبھی بھی نہیں۔ تم وہاں جاؤ گی تو وہی رہ جاؤ گی۔ میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا، ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی۔ میرا اصل گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارے نے یہ بات سنی تو اس کا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ایک زور کی چیخ مارے۔
मगर उसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसकी इस बात पर वो बोली, इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, मैंने बहुत सारी अशरफियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही है, मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल पहुंचे। उन्हें देखा तो मलिका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इत्तिला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया। उसे देखकर शहजादी रोती हुई उससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूं कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नुम हो गई थीं। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपट लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बारों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा बाबर था, ने हाथ बांधकर बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलिका खारी मुस्कुराती रही थी। उसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें ये सलाह दी थी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर उसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन जवान है, उसकी बातों से मुताअस्सिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने उन शही गुलामों और कनीज़ों से भी माफ़ी मांगी जिनके साथ उसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। उन लोगों में उसने अशरफियान भी तकसीम की थी। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूं, फिर चलते हैं। मलिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहां हमारी मुर्गियां हैं और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में उन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो उनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां उसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। उस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाता था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भेजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजरकर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।